नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का दिन हर भारतीय के लिए बहुत खास है क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश ने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई थी और इसी वजह से हम लोग आज के दिन को जो है बहुत ख़ास तरीके से मनाते हैं। हर भारतीय के लिए जो ये दिन है ये बहुत ख़ास बन जाता है और ये जो आज़ादी है वो हम सबको इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हर भारतीय ने उस समय पर बहुत संघर्ष किया था। तो एक छोटी सी कविता है जो मेरी स्वरचित है, जो कि उस संघर्ष को बयां करती है। फिरंगी भारत में आए थे करने को व्यापार, फिरंगी भारत में आए करने थे व्यापार, पर सोन चिड़ैया को देखकर उनकी नीयत ललचाई थी। धोखाधड़ी और छल कपट से किया भारत पर कब्जा, धोखाधड़ी और छल कपट से किया भारत पर कब्जा, फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने अपनाई थी। आज़ादी के लिए फिर लंबी चली लड़ाई थी, तब जाकर भारत माता ने आज़ादी पाई थी। देशभक्तों ने किया कड़ा संघर्ष, जान दांव पर लगाई थी। देशभक्तों ने किया कड़ा संघर्ष, जान दांव पर लगाई थी। छोड़ अपना घर परिवार उन्होंने अंत तक लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर भारत माता ने आज़ादी पाई थी। भगत सिंह फांसी पर झूले, आज़ाद ने गोली खाई थी। भगत सिंह फांसी पर झूले, आज़ाद ने गोली खाई थी, तब जाकर भारत माता ने आज़ादी पाई थी। देशभक्ति का जज्बा ऐसा था कि, देशभक्ति का जज्बा ऐसा था कि हंसते हंसते जान गंवाई थी, तब जाकर भारत माता ने आज़ादी पाई थी। कितनी माँओं ने खोए अपने लाल, कितनी माँओं ने खोए अपने लाल, कितनों ने अपनी बलि चढ़ाई थी और अपने प्राण देकर सबने आज़ादी की कीमत चुकाई थी, तब जाकर भारत माता ने आज़ादी पाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने आज़ादी पाई थी। तो ये है कि हमारी जो आज़ादी है वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया है। और आज़ादी के इस पर्व को और ख़ास बनाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ओजस्वी कवि मोहित सक्सेना जी। ताज नगरी आगरा के कवि मोहित सक्सेना, जो कि विगत कई वर्षों से साहित्य साधना में लगे हुए हैं। मोहित जी गीत, गज़ल, छंद, मुक्तक आदि विधाओं में कविताएं लिखते हैं। आप मूलतः संवेदना, शौर्य, वीरता और राष्ट्रभक्ति के कवि हैं। आपने देश के वीर वीरांगनाओं को और अमर शहीदों को, उनके पराक्रम को, बलिदान को, समर्पण को अपनी कविताओं का एक मुख्य विषय चुना है। देश के सच्चे नायक नायिकाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए आप जो है अपनी साहित्य सेवा कर रहे हैं। यही आपकी साहित्य सेवा का उद्देश्य है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, साझा काव्य संकलन में आपकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित होती रहती हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदों पर भी, मंचों पर भी कविता का पाठ किया है। अभी जल्द ही आपकी तराइन नामक जो प्रबंध काव्य संघ है वो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। दूरदर्शन, आकाशवाणी के अनेक केंद्रों पर आपकी रचनाओं का प्रसारण हो चुका है। ब्रज भाषा के पुनरुत्थान के लिए वीर रस में लिखे गए ब्रज भाषा के छंद और आपकी जो अनूठी पहचान है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में मंचों से आपने ओजस्वी कवि जो है वाणी में आपने काव्य पाठ किया है। आप पेशे से उत्तर प्रदेश सरकार में परिषदीय शिक्षक हैं और आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक का सम्मान जो है वो भी प्राप्त हो चुका है। और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ की ओर से आपको वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ बाल कहानीकार का सम्मान भी, पुरस्कार भी आपको मिल चुका है। तो मोहित सक्सेना जी, आपका हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप आ गए हैं तो चांदनी सी बातें होंगी।
आप आ गए हैं तो चांदनी सी बातें होंगी, जमी पे चांद कहाँ हर रोज उतरता है। तो मोहित जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मंच पर। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट है सर। म्यूट म्यूट है आप। बहुत बहुत आभार आदरणीय गरिमा भाटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके इस महनीय और प्रतिष्ठित मंच पर मुझको आमंत्रित करने के लिए। और ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप साहित्यिक टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आज आपने मुझे आमंत्रित किया। और निश्चित रूप से आज 15 अगस्त का दिन है हमारे लिए, स्वतंत्रता दिवस का दिन है। अ, और उस इस ऐसे पावन मौके पर इस पटरी पर मैं उपस्थित हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो मोहित जी, अब हम अपने सवाल जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे बिल्कुल कि आपकी ये साहित्यिक यात्रा है उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, आप इस साहित्यिक सेवा में किस। साहित्य कहते हैं कि जो कवि होता है वो जन्म ही लेता है, वो कभी कभी बनाया नहीं जा सकता। जी। वो जन्म ही लेता है। तो क्योंकि शुरुआत से ही कविता के प्रति एक विशेष रूप से आकर्षण था हमारे मन में। मैं साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी रहा हूँ। जी। लेकिन और कहते हैं कि साइंस स्ट्रीम वो लोग लेते हैं जिनको कि शायद आर्ट एंड कल्चर्स में रुचि नहीं होती। लेकिन बिल्कुल। जब मैं साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहा था उस समय भी मुझे हिंदी विषय जो था हमारे लिए कंपलसरी जो सब्जेक्ट हुआ करता था, उस समय उस हिंदी विषय में ज्यादा मेरे नंबर आते थे। और कविताएं उस समय भी मैं लिखता रहता था। स्वांतः सुखाए कहते हैं ना कि स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी वो भी स्वांतः सुखाए लिखी। तो अपनी मन की कविताएं लिखता रहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि कविता जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट का कार्य करती है। मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं अपना अनुभव यदि आपको बताऊं, तो बिल्कुल। जब भी मैं कभी विषाद हुआ या कभी कोई वेदना हुई, तो मैंने जब उसको उकेर दिया कागज पर अपनी वेदनाओं को अशब्द का रूप देकर, तो मैंने हमेशा महसूस किया कि मैंने बहुत हल्का महसूस किया। और मुझे लगा कि इस वो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति है कि कहते हैं कि आपदा को अवसर बनाना। तो वो जब भी समस्या जीवन में आई तो वो एक तरीके से मेरे लिए थी तो आपदा है, समस्याएं थी, लेकिन जब मैंने उनको कागज पर उकेर दिया तो मेरे लिए वो कविता का रूप धारण कर लिया। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम लिखते चले गए तो मेरे निकट संबंधियों ने, मेरे प्रियजनों ने मुझे बहुत उत्साहित किया इस चीज के लिए कि आपकी लेखनी बेहतर है, आप अच्छा लिख रहे हैं, तो आपको इसको जन सेवा का कार्य बनाना चाहिए। मुझे याद आता है मुनव्वर राणा जी का शेर की गजल में, आप बीती को मैं जगदीशी बनाता हूँ। तो हमको लगा कि जब हम लिख सकते हैं, माँ सरस्वती ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि उन्हीं शब्दों से हम अपनी बात को, क्योंकि कविता क्या है वही है, भाव सबके मन में आते हैं, लेकिन जो उनको शब्दिक रूप दे पाता है, उनको उकेर पाता है शब्दों में अपनी मन की भावनाओं को, वही कवि है। तो जब हमको लगा, लोगों ने बताया कि आप अच्छा लिख रहे हैं, तो हम इस क्षेत्र में आए कि क्यों ना समाज की बात की जाए, देश की बात की जाए, वीरता की बात की जाए। कवियों का शुरू से ही बड़ा इतिहास रहा है कि जी। जब भी देश ने अंगड़ाई ली है, करवटें ली हैं, जयप्रकाश नारायण हो या देश के जितने भी क्रांतिकारी हों, सभी जब भी कविता ने आवाज उठाई है तो देश की दिशा दशा पलट दी है, क्रांति ला दी है इस देश में। तो कविता का बड़ा योगदान है, तो इसीलिए मैंने इस विषय को चुना और फिर मैं मुख्य रूप से कविता की मुख्य धारा में आ गया। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हमारी मन की जो बातें होती हैं कहने का एक ज़रिया होता है कहीं न कहीं, और जो ज़्यादा भावनात्मक होते हैं, जो ज़्यादा संवेदनशीलता से सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मुझे लगता है वही कवि बनते हैं। लेकिन ये एक बहुत रोचक सी बात है कि साइंस के स्टूडेंट हो कर के आप कविताएँ लिख रहे हैं, जबकि ऐसा कोई रिश्ता जो है वो ज़्यादातर लोग नहीं मानते कि साइंस के जो बच्चे होंगे, विज्ञान के जो छात्र हैं, वो पढ़ने में ज़्यादा उनका ध्यान रहा है, लेकिन आप कविता की तरफ कैसे निकल गए? आपकी जो पहली कविता है, वो आपने कब लिखी? मैंने अपनी पहली कविता जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, जी। उस समय मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। जी। जो जैसा कि आपका प्रश्न है
कि साइंस स्ट्रीम होते हुए भी, साइंस का विद्यार्थी होते हुए भी कविता की तरफ कैसे मुड़ गए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि साइंस भी एक अपने आप में एक कविता है, क्योंकि सृजन है। विज्ञान भी एक सृजन है और कविता भी एक सृजन है। जो बिल्कुल। व्यक्ति सृजन कर सकता है या तो वही कविता लिख सकता है, वही विज्ञान में कार्य कर सकता है। जी, बिल्कुल। तो मैंने, और ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि आज के ज़माने में तो जो विज्ञान के विद्यार्थी है, क्योंकि हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि जो विपरीत चीज़ें हैं, हम उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए मुझे आज ने अपनी तरफ खींचा। कविता कल्याणी ऐसी चीज़ है, वो शक्ति है कि जिस पर आशीर्वाद देती है, जिसको वरदान देती है, उसको अपनी तरफ मंत्रमुग्ध कर ही लेती है, वो कहीं भी हो। जी, हम तो साइंस के विद्यार्थी हैं। जी, स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने अपने नाखूनों से, कीलों से उस सेल्युलर जेल में जब कविताएं लिख सकते हैं, जी, तो हम तो बिल्कुल। केवल बिल्कुल, साइंस पढ़ बहुत रहे थे। बहुत बढ़िया कि आप में आए, और जैसा कि आपकी वाणी से ही आपका जो अंदर का ओज है वो झलकता है। तो अभी आपकी एक कविता जो है हमारे व्यूअर्स को एक सुना दीजिए। जी अवश्य, मैं एक अगर आपने आदेश किया है तो मैं कविता सुनाता हूँ। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस का मौका है। जी, मैं कविता नहीं, कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ आपको। जी, हमारे जिन महान शहीदों ने, जिन देशभक्तों ने, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, मुझे लगता है कि जिन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए, और जब वो इस देश में इस तरह की घटनाएँ देखते हैं, और अभी हाल ही का विषय है कि हरियाणा के नूंह में जिस प्रकार की घटना हुई, बिल्कुल। जिस प्रकार को देश को जलाने वाली घटना हुई, जी, आप समझ लीजिए कि दोनों समुदाय, कोई भी समुदाय हो है तो वो इसी देश के निवासी, इसी भारत बिल्कुल, माँ के बेटे हैं। बिल्कुल। तो मुझे वेदना मन में उत्पन्न हुई और मैंने लिखा कि जिसमें खाया और खेले और हो पाए बड़े, जिसमें खाया और खेले और हो पाए बड़े, वो गांव अपना देहरी और दर जलाता है कोई। जिसमें खाया और खेले और हो पाए बड़े, वो गांव अपना देहरी और दर जलाता है कोई। और माँ पिता की बात यदि अच्छी लगे ना कोई, तो क्या खुद अपने हाथ अपना घर जलाता है कोई। बर गलाने पर किसी के फूंकते हो देश अपना। जब भी इस देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि कोई जो देशभक्त है वो अपने देश को तो नहीं जलाता। जी, किसी न किसी के द्वारा, राजनीति के द्वारा हो या मदांध लोगों के द्वारा बरगलाया हुआ व्यक्ति ही हो सकता है बिल्कुल। कि बरगलाने पर किसी के फूंकते हो देश अपना। क्या बताओ ये तुम्हारा अपना हिंदुस्तान नहीं है। बरगलाने पर किसी के फूंकते हो देश अपना। क्या बताओ ये तुम्हारा अपना हिंदुस्तान नहीं है। और दोष ना दूंगा तुम्हें, तुम फूंक देना ये जमीन। दोष ना दूंगा तुम्हें, तुम फूंक देना ये जमीन। हाथ रख के दिल पे कह दो ये तुम्हारी मां नहीं। बहुत हाथ रख के दिल पे कह दो ये तुम्हारी मां नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर अपने घर में ही हम किसी से अगर एग्री नहीं करते हैं, उसके विचार हमारे मेल नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना घर जला डालें। ये बहुत सही बात है। और अभी नूह पर जो ये हमारे हम फरीदाबाद से ही हूँ मैं, तो यहाँ पर भी वो इस हिंसा का जो है बहुत प्रभाव पड़ा। तो उस पर जी। मैंने ये 2 पंक्तियाँ लिखी थी कि कैसी अजब विडंबना तेरी है भगवान, कैसी अजब विडंबना तेरी है भगवान, तेरी बनाई दुनिया को क्यों बांट रहा इंसान। मंदिर मस्जिद भी तेरे हैं, तेरा ही ये जहान। मंदिर मस्जिद भी तेरे हैं, तेरा ही ये जहान। क्यों तेरे ही नाम पर एक दूजे को काट रहा इंसान, क्यों तेरे वाह नाम पर एक दूजे को काट रहा इंसान। वाह वाह वाह। बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं मुझे ऐसे लगता है इस तरह के आज का जो समय बदल रहा है, लेकिन हम बहुत पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हैं, और मुझे लगता है कि जो ये कुरान और गीता के ऊपर लड़ रहे हैं, शायद उन लोगों ने उसे पढ़ा तो नहीं होगा, इसीलिए लड़ रहे हैं। अगर पढ़ा होता तो लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़ती। बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल। तो सर, आप जैसे कि पेशे से आप शिक्षक हैं, तो जी। एक शिक्षक जो कि ये सवाल मैं हर शिक्षक से ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत समय और ऊर्जा की खपत होती है। बिल्कुल, हमारी बहुत ऊर्जा इसमें लगती है पढ़ाने में। उसके साथ साथ आप एक पोइट हैं, और आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, तो वो सब आप, और उसके साथ ये लेखन, आप कैसे मैनेज करते हैं? किस तरीके से आप लिख पाते हैं?
जी, अक्सर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्योंकि आप विद्यालय में भी समय देते हैं, बिल्कुल। अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, उसके बाद में पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और उसके बाद में कविता आप कैसे समय दे पाते हैं? हुँ, तो इसका मेरे पास यही जवाब है कि समय देना तो मतलब ये है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के लिए समय निकालना। बिल्कुल। हम इसके लिए समय निकालते नहीं हैं। हुँ, आप ये कह सकते हैं कि कविता तो 24 घंटे चलती है, बिल्कुल, हमेशा चलती है, सोते बिल्कुल, समय चलती है, जागते समय चलती है, जिस समय हम विद्यालय जा रहे होते हैं, उस समय भी हमारे मस्तिष्क में कविता चल रही होती है क्योंकि कविता आप सोच कर नहीं लिख सकते। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है कि आप यदि चाहें कि मुझे इस विषय पर कविता लिखनी है, तो आप तुकबंदी तो कर सकते हैं। आप तुकबंदी तो कर सकते हैं, लेकिन कविता जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वो आप नहीं लिख सकते। वो तो आती है, उतरती है। बिल्कुल, जब माँ सरस्वती आशीर्वाद देती हैं, तो आपके ऊपर वो तारी होती है कविता। तो जिस समय कविता मुझ पे उतरती है, मुझको ऐसा लगता है उस समय मेरे लिए समय रुक जाता है। बिल्कुल, उस समय मेरे लिए सबसे पहले कविता ही होती है, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ। आप क्योंकि अब वही प्रश्न को मैं दोहराना चाहता हूँ कि 24 घंटे में से मैं कविता के लिए कभी समय नहीं निकाल पाता। समय निकालता हूँ मैं अन्य चीज़ों के लिए। कविता तो 24 घंटे शाश्वत लगातार निरंतर चलती रहती है। ये मैं बस यही कर सकता हूँ कि जिस समय अ अ, जो शब्दों का प्रवाह, जो भावनाओं का प्रवाह मेरे मस्तिष्क में से इधर से होकर उधर गुज़र रहा है, मैं उसको पकड़ सकता हूँ उस समय क्योंकि ये तो अनंत ब्रह्मांड में कहीं विलीन हो जाना है। बिल्कुल, उसी समय बस मैं पकड़ लेता हूँ उसको और फिर उसको शाब्दिक रूप देके छंदबद्ध करके एक एक अलंकृत रचना आपके सामने प्रस्तुत की बिल्कुल, ये बहुत सही बात है कि आप आदेश कर जो है आप मतलब अपनी कविता को आदेश नहीं दे सकते, कविता आपको आदेश देगी कि अब ये लाइनें हैं, ये पंक्तियाँ हैं, इसे जो है वो जी, पंक्तिबद्ध कर दो, अब ये लिख दो। तो ये है बिल्कुल, जी, मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं तो मैं हमेशा एक बड़ा सीधा सा आंसर देती हूँ, बड़ा सीधा सा उत्तर देती हूँ कि जैसे आपको भूख लगती है और आपको खाना खाना है। हम लेखकों के साथ, कवियों के साथ यही होता है, हमें भूख लगती है और हम लिखते हैं। कविता की एक भूख होती है, मन से अंदर से वो चीज़ जागती है और हम लिख डालते हैं। तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि माँ सरस्वती का वरदान है, जब आदेश होता है तो कविता स्वयं उतर जाती है। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं बहुत नींद में हूँ और मैं सो रहा हूँ, बिल्कुल सोते कुछ मेरी विशेष कविताएँ हैं जो कि केवल 15 मिनट के अंदर लिख गई हैं। मैं अच्छा। सो रहा हूँ और सोते-सोते आधी रात को मेरे अंदर कविता जागृत हुई, माँ कविता कल्याणी का प्राकट्य हुआ और मैंने उसी समय कलम उठाई मतलब कलम तो अब क्योंकि फ़ास्ट फॉरवर्ड ज़माना है, हमारे पास मोबाइल रहता है, मोबाइल नोटपैड से। रहता है। हाँ, तो उसपे लिखते चले गए और कई बार हमको ऐसा लगता है कि वाक़ई में ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही है कि वो लगातार विचारों का बहुत प्रवाह हमारे अंदर संचारित कर रही है कि हम लगातार लिखते चले जा रहे हैं। और बिल्कुल, 15-15 मिनट के अंदर कविताएँ लिख गई हैं, जबकि हमने बिल्कुल। कई बार ये भी महसूस किया है कि हम वो कहते हैं ना कि एक मिसरा अटका हुआ है, एक मिसरे के ऊपर हम पूरा दिन निकल जाता है, पूरा लेकिन हम दिन उसको निकल पूरा नहीं जाता कर है, पाते। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत जो लिखता है ना, ये सब चीज़ें वही महसूस कर सकता है कि किस तरह से अगर एक तुकबंदी नहीं बन रही है, तो कैसे हमारा पूरा दिन कभी-कभी खराब हो जाता है कि वो जब तक नहीं आएगा, चैन नहीं मिलेगा। तो इस सब में सर जैसे आप इतना समय कविता के लिए भी आपको करना होता है, आपको लिखना भी होता है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ ये सब है। तो इसमें परिवार को कभी शिकायत नहीं रही कि आपने जो है उनका समय कहीं न कहीं उनसे छिन गया या उनकी महत्ता कहीं न कहीं छिन गई? निश्चित रूप से आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, मैं बधाई देता हूँ आपको क्योंकि निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छी एंकर हैं और बहुत ही अच्छी इंटरव्यूअर हैं। आपके प्रश्नों से लगातार ये मुझे महसूस हो रहा है, मैं बधाई देता हूँ, आप इसी प्रकार का कार्य करते रहिए। जी। जब मैं इस चीज़ की कविता के क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से तो मैं नहीं कहूँगा ये कहूँगा कि हाँ अ, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ रहा था जिस समय, तो शुरुआती जब समय था परिवार सफ़र करता था लेकिन ये मेरे ऊपर शायद फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि इतना अच्छा परिवार है। मेरी पत्नी जो है मेरी जीवन संगिनी, वो इस प्रकार की हैं कि उन्होंने हमेशा ही मुझको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया। जब भी मैंने जीवन में कुछ भी अर्जित किया तो मुझसे ज़्यादा खुश रही वो और हमेशा आगे बढ़ के मेरा साथ दिया और अब जिस प्रकार से लगातार कविता के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से
निरंतर उत्तरोत्तर बड़े मंचों पर हम पहुंच रहे हैं, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से हम जब लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका वो पूरी तरीके से हमारा साथ देती हैं और पूरी कोशिश करती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कविता के लिए समय दे पाएँ, क्योंकि हम कार्य भी ऐसा कर रहे हैं, वीर रस का कवि होने के नाते, राष्ट्रभक्त कवि होने के नाते, कि हम समाज को कुछ अच्छी दिशा दे पाएँ, तो उन्होंने हमारे परिवार ने हमें हमेशा सहयोग दिया है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करके आते हैं, कोई अच्छा मंत्र पढ़ के आते हैं, तो परिवार को बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो लगता है कि हाँ, इनका हमारे ऊपर, क्योंकि आप कह सकते हैं कि बिना परिवार के जब तक आपके अपनों का आपका साथ नहीं है, तब बिल्कुल। तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ मेरे पिताजी के लिए, मेरी पत्नी के लिए। मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन उनको भी सँभालती हैं, पूरे घर को सँभालती हैं और मुझे पूरा समय देती हैं कि अगर मैंने उनको जब भी वो देख लेती हैं कि इस समय हमारे पतिदेव चिंतनशील है, तो मतलब कुछ न कुछ सृजन हो रहा है, तो वो पूरी कोशिश करती हैं कि इस समय इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए। डिस्टर्ब ना तो करें। इस वजह से। बिल्कुल। बहुत कह सकते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको इतना अच्छा परिवार और इतनी अच्छी जीवन संगिनी मिली। और कहते हैं कि प्रेम जो है वो मिलकर बढ़ने का नाम है, और आपको कोई अगर इतना सपोर्ट कर रहा है, आपका इतना साथ निभा रहा है कि आप ग्रोथ कर पा, आप आगे बढ़ पा रहे हो, तो आप सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो इसी बात पर आप अपनी कोई एक रचना आप हमारे व्यूअर्स को सुना दीजिए। मैं एक रचना सुनाता हूँ आपको, हालाँकि रचना 7-8 5-6 मिनट की है वो रचना, जब कोई आप कह बात ही नहीं, रही हैं, तो एक रचना कोई सुना बात नहीं देता हूँ सर, मैं बहुत आपको। टाइम है हमारे पास। आजकल जो मेरी सर्वाधिक प्रचलित रचना है, हुँ, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था जी, और उसमें हमारे एक देश के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा जी की शहादत हुई। जी, विक्रम बत्रा जी जब आर्मी जॉइन किया, उससे पहले ही उनकी एक प्रेयसी थी डिंपल चीमा। आपने शायद फ़िल्म भी देखी होगी, शेरशाह जी, करके फ़िल्म आई थी। जी, तो डिंपल चीमा से केवल सगाई हो पाई थी, शादी नहीं हुई थी। जी, मैं डिंपल चीमा को आधुनिक मीरा भी मानता हूँ, क्योंकि सगाई केवल सगाई हुई थी, जी, युवा अवस्था थी, चाहती तो वो विवाह कर सकती थी, जी, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने विवाह नहीं किया। उनकी ही तस्वीर को देख के आज भी उनकी अपनी मांग भरती हैं, उन्हीं की तस्वीर को देख के आज भी करवा चौथ के व्रत मनाती हैं। जिस समय कैप्टन विक्रम बत्रा जी की शहादत हो गई होगी, मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को दुःख हुआ होगा कि इसके साथ मैंने अच्छा नहीं किया। जी, उनकी आत्मा आई होगी डिंपल चीमा जी के पास और कहा होगा, क्या कहा होगा, यहाँ से कविता शुरू होती है कि क्षमा क्षमा है मधुरे अपना वचन निभाना था मुझको। क्षमा क्षमा है मधुरे अपना वचन निभाना था मुझको, जन्म लिया था तो मिट्टी का कर्ज चुकाना था मुझको, सोचा झंडा लहरा दूं फिर सहरा भी सजवाऊंगा, युद्ध भूमि से लौट प्रेयसी दुल्हन तुझे बनाऊंगा, पर अब की घंटी डिंपल चीमा की खातिर एक कहर लाई, अब की घंटी डिंपल चीमा की खातिर एक कहर लाई, आना था विक्रम को लेकिन उसकी हाय खबर आई, आना था विक्रम को लेकिन उसकी हाय खबर आई। और क्यों खबर आई, क्या घटित हुआ था उस युद्ध में, कि दुश्मन ऊपर था रखता था हिंद फतेह की आशा, दुश्मन ऊपर था रखता था हिंद फतेह की आशा, और धरती भारत मां को मिटने की अभिलाषा, तो मची होड़ मिट्टी की खातिर देने को कुर्बानी, मची होड़ मिट्टी की खातिर देने को कुर्बानी, और खौफ किसे मरने का जब बाहों पे चढ़े जवानी, खौफ किसे मरने का जब बाहों पे चढ़े जवानी, तो जैसे लंका को कर देते हैं तहस नहस बजरंगी, जैसे लंका को कर देते हैं तहस नहस बजरंगी, विक्रम ने ऐसे मसल दिए पाकिस्तानी हुड़दंगी, विक्रम ने ऐसे मसल दिए पाकिस्तानी हुड़दंगी। और उनका विक्ट्री साइन था ये दिल मांगी मोर। आपको याद है कि 1999 में वर्ल्ड कप चल रहा था और पेप्सी का एड आता था, उसकी टैगलाइन थी ये दिल मांगे ये दिल मोर। मांगे मोर। तो जब कैप्टन विक्रम बत्रा से कहा था कि जब आप चोटी फतेह कर लेंगे तो आपका विक्ट्री साइन क्या होगा, उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर। तो हर हर महादेव के नारे जय भारत का शोर कहा, हर हर महादेव के नारे जय भारत का शोर कहा, तेज भवानी तुलगा की गर्जन करके घनघोर कहा, फतेह मुझे करने दो रावलपिंडी और लाहौर कहा, गाड़ तिरंगा फिर विक्रम ने ये दिल मांगे मोर का, गाड़ तिरंगा फिर विक्रम ने ये दिल मांगे मोर का। दूसरे युद्ध में चलते हैं जीवन का अंतिम युद्ध, जिसमें कि उनकी शहादत होती है। चोटी का नाम था 3851,
कि यह रण पहले वाले रण से भी कुछ और प्रखर था। क्या उन्हें पता कि यह उनके जीवन का अंत समर था। तो परशुराम का फरसा करके भीषण अट्टहास उठा। परशुराम का फरसा करके भीषण अट्टहास उठा। लाखों वर्षों का भारत का गौरवमय इतिहास उठा। हल्दी घाटी रणखेत पाटने महाराणा प्रताप उठा और फिर गौरी का शीश काटने अपना पृथ्वीराज उठा। फिर गौरी का शीश काटने अपना पृथ्वीराज उठा। जगा पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ दुर्ग की माटी में। जगा पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ दुर्ग की माटी में और लक्ष्मी बाई जाग गई विक्रम बत्रा की छाती। लक्ष्मी बाई जाग गई विक्रम बत्रा की छाती में। हम और आप वो लोग हैं जिन्होंने कि इस कारगिल के युद्ध को केवल पढ़ा और सुना, लेकिन आंखों से देखा नहीं। माँ वागीश्वरी की सेवा करते हैं हम सभी हैं, वाणी पुत्र कहते हैं स्वयं को। तो मेरी माता, मेरी आराध्या ने यदि मुझे आशीष दिया होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने उन युद्धों के चित्र प्रकट हो जाएं, विजुअलाइज करें आप क्या दृश्य थी कि लक्ष्मी बाई जाग गई विक्रम बत्रा की छाती में। और देखिएगा दृश्य कि कहीं सरकटे रुंड कहीं पर मुंड दिखाई देते, कहीं सरकटे रुंड कहीं पर मुंड दिखाई देते। जिधर घूमता बत्रा लाशों के झुंड दिखाई देते। दुश्मन की गीली पतलू में शर्मसार हो जाती थी। दुश्मन की गीली पतलू में शर्मसार हो जाती थी। जब तक छुपते तब तक गोली आर पार हो जाती थी। जब तक छुपते तब तक गोली आर पार हो जाती थी। और बिंब देखिएगा कि बंदूक बन गई थी नादन। बंदूक बन गई थी नादन, फन बेरी पर कस लेती थी। बंदूक बन गई थी नादन, फन बेरी पर कस लेती थी और बैरल से गोली निकल निकल कर दुश्मन को डस लेती थी। बैरल से गोली निकल निकल कर दुश्मन को डस लेती थी। तो हाहाकार मचा, हाहाकार मचा दुश्मन में, शेर शाह का खतरा है। और जंघा टेक टेक कर रण में लड़ता विक्रम बत्रा है। जंघा टेक टेक कर रण में लड़ता विक्रम बत्रा है। अंत करता हूं कविता का कि उनकी शहादत हुई क्यों। जब इतना बड़ा वीर है, वो इतना बड़ा साहसी योद्धा है, तो ऐसे वीर की शहादत हो कैसे सकती है। अंतिम प्रश्न इसका उत्तर देना चाहता हूं कि जो प्रण किया अमर तिरंगा पर्वत चोटी पर लहराया, किंतु एक साथी दुश्मन से घिरा नजर खा आया। और साथी नवीन, उसका नाम था नवीन, साथी नवीन क्षुद विक्षुत और असहाय और घायल था। और इधर विक्रम पक्की यारी का कायल था। यही सिखाया माने ऊपर रखना प्रभुताई को, यही सिखाया माने ऊपर रखना प्रभुताई को। और राम छोड़ दे रण में कैसे बेहोश लखन भाई को, राम छोड़ दे रण में कैसे बेहोश लखन भाई को। और जो भी मैं कहता हूं, केवल एक पंक्ति करी है, कविता पूरी पढ़ी है मैंने। वीर रस की कविता में शुद्ध सामाजिक और पारिवारिक पंक्ति है। सभी श्रोता जो भी आपके व्यूअर्स हैं, सम्मानित व्यूअर्स, अपने साथ लेके जाएं कि राम छोड़ दे रण में कैसे बेहोश लखन भाई को। तो जो भाई अपने भाई के काम नहीं आते हैं, जो भाई अपने भाई के काम नहीं आते हैं, कुत्ते भी ऐसे कायर का मांस नहीं खाते। कुत्ते भी ऐसे कायर का मांस नहीं खाते हैं। तो गर्जा जिसने माँ का दूध पिया है आगे आए, अरे किसमें दम है मेरे जीते इसको हाथ लगाए। देख के साहस गोलों का भी छूट गया पसीना। आजकल भारतीय राजनीति में एक जुमला चल रहा है, और देखिएगा कवि ने उसका सही प्रयोग कर दिया हो तो, कि यही कि देख के साहस गोलों का भी छूट गया पसीना। उधर गोलियां इधर वीर का 56 इंची सीना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उधर गोलियां इधर वीर का 56 इंची सीना। तो जान बचा लो इस साथी की तब समझूंगा पीर गई। तभी गोलियां छूटी उसकी छाती चीर गई। पर यह विक्रम बत्रा था, रण में हार नहीं सकता था। और संकल्प सिद्ध से पहले कोई मार नहीं सकता था। उस पल दोनों फौजों ने रण में चमत्कार देखा था। उस पल दोनों फौजों ने रण में चमत्कार देखा था। अरे महाकाल का विक्रम बत्रा को नमस्कार देखा था। महाकाल का विक्रम बत्रा को नमस्कार देखा था। और अंत करता हूं कि जब उनका शव उनके गृह नगर में पहुंचा होगा तो उनकी वही प्रेयसी डिंपल चीमा को क्या लगा होगा उनके शव को देखकर। निवेदन करता हूं पंक्तियां कि जिनके कि डिंपल चीमा को क्या लगा होगा उनके शव को देखकर के, नहीं तुम्हारा शव है विक्रम, नहीं तुम्हारा शव है विक्रम, मेरी टूटी आस पड़ी है। नहीं तुम्हारा शव है विक्रम, मेरी टूटी आस पड़ी है।
मेरे सारे सपने सारे अरमानों की लाश पड़ी, लाश। मेरे सारे सपने सारे अरमानों की लाश पड़ी है, पर जिनके पति कभी फिर भी नकारात्मकता में सकारात्मकता देखता है। और अंत करता हूं इस पंक्ति कविता के इस पंक्ति के साथ कि जिनके पति रक्षार्थ देश, भारत की शहीदों की पत्नियां जिनके पति शहीद हो जाते हैं वो कभी विधवाएं नहीं, जिनके पति रक्षार्थ देश रणखेत समर हो जाते हैं, जिनके पति रक्षार्थ देश रणखेत समर हो जाते हैं, वो विधवा कभी नहीं होती, सिंदूर अमर हो जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। बहुत मतलब क्या बताएं, बड़ी भावनाएं जो हैं वो बयान नहीं कर सकते। इतना ओज का स्वर है और बिल्कुल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ये रचना है। तो अभी जैसे मैं देख भी पा रही हूँ कि आप जो है देशभक्ति पर आप जो ज़्यादा कविताएं लिखते हैं, वीर रस पर ज़्यादा कविताएं लिखते हैं। इसके साथ साथ ही अन्य किन विषयों पर आपने रचनाएं जो है वो लिखी हैं? सभी विषयों पर, लगभग सभी विषयों पर, क्योंकि कवि कहते हैं कि कवि का जब जन्म होता है तो वो एक गीतकार के रूप में होता है, नैसर्गिक रूप से हर कवि एक गीतकार है। जी। और मुझे लगता है कि अधिकतर लोग जो कविता की शुरुआत करते हैं तो श्रृंगार से करते हैं, जी। क्योंकि जब जो हमारे सीखने की उम्र होती है वो तरुणावस्था ही होती है। कविता का जब हमारे अंदर संस्कार आता है तो सबसे पहले जब हमारी तरुणाई होती है उस समय हमारे अंदर कविता का संस्कार आता है। जी। और तरुणाई में आप सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं श्रृंगार की तरफ, वीरत्व की तरफ भी होते हैं और श्रृंगार की तरफ भी होते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले श्रृंगार की होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ता है, जब आपकी कविता प्रखरता प्राप्त करती है, कविता के संस्कार परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, तो आपके सामने वो समय आता है जब आपको चयन करना होता है कि आपकी विचारधारा है क्या, आपके शब्द किस चीज के लिए है, आपके शब्दों का महत्व क्या है, और ये क्या समाज को दिशा देने के लिए आप कविता लिख रहे हैं या किस बाबत आप कविता लिख रहे हैं। कोई भी कविता, किसी भी प्रकार की कविता, किसी भी रस की कविता कभी भी छोटी नहीं होती। कविता हमेशा माँ सरस्वती का आशीर्वाद होती है। या तो आप प्रेम लिखेंगे, आप हास्य लिखेंगे, आप गीत लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, लेकिन एक समय आता है जब आपको अपनी विचारधारा, अपना मार्ग तय करना होता है कि हमको अपनी कविता से इस समाज को क्या देना है। तो जब मेरे सामने यह प्रश्न आया तो मुझे लगा, मेरी आत्मा ने सबसे पहले ये कहा, मुझे लगा, और मुझे ये भी लगा, जो लोगों ने भी बताया, और मुझे लगा कि मेरा जो रस है, जो मेरा स्वाभाविक रस है, वो वीर रस है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने सामाजिक कविताएं भी लिखी हैं, माता के लिए भी लिखी है, पिता के लिए भी लिखी है, समाज की विद्रूपताओं को लेकर भी मैंने कविताएं लिखी हैं। और जब मन की भावनाएं, कोमल तरंगे मन में उठती हैं, प्रेम का हम अनुभव करते हैं, उस पवित्र प्रेम का अनुभव करते हैं, तो उसकी जो अनुभूतियां हम प्राप्त करते हैं उनके विषय में भी मैंने लिखा है। तो मैंने सभी प्रकार की कविताएं। तो ये एक प्रश्न है जो मैं शायद पहले मुझे पूछना चाहिए था, मैं भूल गई। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको कविता की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप जैसे बता रहे हैं श्रृंगार रस पर भी आपने लिखा है, तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? श्रृंगार की प्रेरणा तो जीवन में जो भी हमारे साथ में ऐसे अनुभव हुए, जब भी जीवन में हमको आकर्षण हुआ, जब भी, और जब भी प्रेम हुआ, तभी हमारे अंदर श्रृंगार की कविता ने अंकुरण, बीज हमारे अंदर रोपा और उसके अंकुरण हुआ। तो लगातार श्रृंगार, क्योंकि हम देखते हैं प्रेम तो सर्वत्र है, सर्वत्र विद्यमान है। तो हमने लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जब प्रेम का अनुभव किया अपने जीवन में, जी। तभी हमारे अंदर श्रृंगार की कविताओं ने भी जन्म दिया। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपकी जो एक काव्य संग्रह है तराइन, जी वो भी जी जल्द प्रकाशित होने वाला है, तो उसके जी बारे में जी आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये आपने बहुत अच्छा मेरे मन का प्रश्न किया आपने। माँ शारदा का एक दिन मुझे आशीष हुआ और मुझे लगा कि भारतीय इतिहास में, मुझे लगता है कि हमने जो भी इतिहास पढ़ा है, आजकल के विद्यार्थी इतिहास विषय में रुचि बहुत कम ले रहे हैं। जी। इसका कारण यह है कि जब आपको ये बताया जाता है लगातार कि आपके तो बाप पिटे थे, आपके दादा पिटे, आपके पूर्वज लगातार पिटते रहे, तो कोई भी अपने पूर्वजों के बारे में सुनना नहीं चाहता। आप
कि आपका जो गौरव कोई बताता है कि आपके दादाजी और आपके पिताजी तो वो शख्स थे जिनके कि चलने पर धरती डगमग हुआ करती थी, जिनके कि जब वो धरती में पैर मारते थे तो पानी के फव्वारे छूट पड़ते थे, तो उनको सुनने में आनंद प्राप्त होता है और गर्व से छाती चौड़ी हो जाती बिल्कुल, बिल्कुल। है। लेकिन हमारे साथ हमारे इतिहासकारों ने पता नहीं क्या वामपंथी उल्टे हाथ से जो जिन्होंने ये इतिहास लिखा, पता नहीं उनके पीछे उनकी क्या किन पोषणदाताओं को उनको संतुष्ट करना था, जिसके कारण उन्होंने हमेशा हमारे हीरोज को बौना साबित किया। जी, बिल्कुल। हमेशा हमको ये बताया गया कि आप पद दलित रहे हैं, आपके ऊपर लगातार शासन किया गया है, आप शासित हैं, आपका शोषण किया गया है और आप कभी सिर उठा के जी नहीं पाए। तो माँ शारदा का एक दिन मुझे आदेश हुआ, पता नहीं क्यों, और मुझसे ये कहा माँ ने कि आपको उन युद्ध क्षेत्रों, उन रण स्थलों की कहानी सुनानी है जो कि वाकई में वहां पे घटित हुई। और भारत में तराइन वो पहला युद्ध क्षेत्र है जिसमें कि जिस उससे पहले 500 वर्षों तक मोहम्मद बिन कासिम का 6वीं शताब्दी में आक्रमण, 7वीं शताब्दी में भारत में आक्रमण होता है। बप्पा रावल ने उसको अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक भगा भगा के मारा था। और उसके बाद में 1192 जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, ये 500 वर्षों का बड़ा समय है। 500 वर्षों तक लगातार उस राजस्थान की मरघरा ने, उस वीर भूमि ने भारत की रक्षा हमेशा तुर्क और अरब आक्रांताओं से की है और भारत को सोने की चिड़िया हमेशा बना के रखा। लेकिन वह युद्ध भारत के अंदर उन आतताइयों के आगमन के द्वार खोल देता है और उसके बाद जो होता है वो हम सब जानते हैं। तो तराइन वो युद्ध स्थल है जो कि अपनी पूरी कहानी कहता है कि उसकी पृष्ठभूमियां क्या थी, मोहम्मद गौरी क्या था, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी, पृथ्वीराज चौहान क्या थे, उनका देश के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति और स्वाभिमान के प्रति, अपनी मुक्ति के प्रति समर्पण क्या था। और उन्होंने 17 बार किस प्रकार से पराजित किया मोहम्मद गौरी को, जिसको कि हमारे इतिहासकार एक मिथक, एक कपोल कल्पना बनाकर झुठला देते हैं। और युद्ध में जिसमें उनकी द फाइनल बैटल, जिसमें कि उनकी अंतिम कहते हैं कि पराजय हुई, मैं तो नहीं मानता कि पराजय हुई, क्योंकि छल था सब कुछ। वो भी क्या हुआ, क्या घटनाक्रम थे, वो पूरी की पूरी कहानी तराइन का मैदान कहता है। तो वो पूरा वो एक प्रबंध काव्य है। और इसके बाद लगातार तराइन के बाद हल्दी घाटी, पानीपत, इस तरीके की श्रृंखलाएं आगे, अगर माँ का आशीष रहा तो लगातार। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपकी आगामी पुस्तक के लिए, और जैसा नाम से ही, और बिल्कुल हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये सब बताने की ज़रूरत है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को हमारी शौर्य गाथा, हम लोगों को भी नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें, हमारा इतिहास हमें गलत पढ़ाया गया है, और ये आप जैसे अगर कविगण अगर इस तरह का इनिशिएट करते हैं, आगे बढ़कर इस तरह के कदम उठाते हैं, तो बिल्कुल हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे शौर्य की, हमारी गाथा की ज़रूर पता चलेगा। बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान ज़रूर होगा, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी देशभक्त बनेंगे। तो अब आप इस पुस्तक में से कोई ऐसी कोई कविता, या आप अगर अपनी कोई मनपसंद कविता आप सुनाना चाहें? जी, जी। मैं बिल्कुल, मैं इसी पुस्तक में से कुछ 1-2 मिनट का अंश सुनाना चाहूँगा, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। जी, जी, बिल्कुल। मैं ज़रा उसको लेके आऊँ। जी। जी। जी, धन्यवाद मुझे समय स्वागत देने के लिए। है। जी। तो मैं उसी में से जो मेरा प्रबंध काव्य है उसमें मैं आपको सीधे क्लाइमेक्स सीन पर लेकर चलता हूँ। जी। आपको 1-2 मिनट में कुछ दिखाता हूँ कि जैसे कि ये तो सभी जानते ही हैं कि
तराइन से पहले 1911 से 91 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1152 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जी। तो आधी रात को धोखे से मोहम्मद गौरी के सैनिक सोते हुए राजपूतों पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे सेना का, बहुत बड़ी राजपूतों की सेना का विध्वंस कर देते हैं। तो जब पृथ्वीराज चौहान मैदान में उतरते हैं फाइनल बैटल लड़ने के लिए, आप कह सकते हैं द फाइनल बैटल, जब अंतिम युद्ध करने के लिए पृथ्वीराज चौहान मैदान में आते हैं, तो उस दृश्य को केवल आपको दिखाता हूं कि वो दृश्य क्या था। पृथ्वीराज चौहान की सबसे पहले पर्सनैलिटी, पृथ्वीराज चौहान का व्यक्तित्व क्या था और पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध कैसे किया, बस वही कि अब तक भी यह रण था अशेष, अब तक भी यह रण था अशेष, पर अब होगा अद्भुत विशेष, क्योंकि अब होगा समर भूमि में राय पिथौरा का प्रवेश। राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का ही दूसरा नाम है। दिल्ली पत भी कहते हैं, राय पिथौरा भी कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, क्योंकि अब होगा समर भूमि में राय पिथौरा का प्रवेश। था स्वाभिमान से गर्वित सर रवि समान उन्नत ललाट, कानों तक रोवीली मूछे गौर वर्ण दाढ़ी सपाट, फिर मोर के जिसमें स्वर्ग पर ही आकर के नग जड़ जाती थी, आंखें ऐसी भेदक के जहां पर पड़े वहीं गड़ जाती थी, मजबूत कलाई ऐसी जैसे कोई विस्नर तगड़ा हो, पंजे की ऐसी पकड़ के जैसे मगरमच्छ का झगड़ा हो, पंजे की ऐसी पकड़ के जैसे मगरमच्छ का जबड़ा हो, और बल्लेदार बुझाए जिनका चीर सदा घट जाता था, और जबी मोड़ता बाहें कपड़ा चर चर कर फट जाता था। छाती थी जैसे वज्र इंद्र का यूं प्रचंड हो जाती थी, चट्टाने भी जिससे टकराकर खंड खंड हो जाती थी, और उस पर कवच 7 मन का जब पहन पिथौरा चलता था, उस पर कवच 7 मन का जब पहन पिथौरा चलता था, थर थर थर्राता भूमंडल अंबर का अंतस हलता था। तो दुर्जय अभय और समर प्रिय, दुर्जय अभय और समर प्रिय जो सुर सेनापति कार्तिकेय, प्रण में जो भीष्म पितामह सा, रण में जैसे अर्जुन अजय, वह महापराक्रम महासूर्य, वह महापराक्रम महासूर्य, डर और वीरता से नगण्य, वह रघुबर का कोदंड धनुष, वह श्री कृष्ण का पांचजन्य, जिसको पाकर भारत माता, जिस बेटे को पाकर भारत माता का सीना हर्षा था, वह रघुपति का कोदंड धनुष, वह परशुराम का फरसा था, वह रघुपति का कोदंड धनुष, वह परशुराम का फरसा था, और जिसके पौरुष से भगवा ध्वज ईरान तरफ लहराता था, वह पृथ्वीराज जग में शेरे हिंदुस्तान कहलाता, वह पृथ्वीराज जग में शेरे हिंदुस्तान कहलाता था। तो अब भाला देखिए, बस एक ही दृश्य दिखाता हूं कि उनका भाला क्या था। एक तो भाला दिखाता हूं, एक खड्ग दिखाता हूं, बस इतना। फिर भाला गर्जा पृथ्वी का अर्दल विनाश करने वाला, फिर भाला गर्जा पृथ्वी का अर्दल विनाश करने वाला, वो भाला गर्जा पृथ्वी का अरिमुंड नाश करने वाला, वो भाला गर्जा पृथ्वी का स्वर्ण पिपास करने वाला, वो भाला गर्जा बैरी दल का सर्वनाश करने वाला, वो भाला गर्जा बैरी दल का सर्वनाश करने वाला, वो भाला तुर्क मलेच्छों में अपना कोलाहल बोता था, वो भाला दुश्मन के मुंडों में अपना दंड बरोता था, वो भाला चला चला पृथ्वी पौरुष निखारता चला गया, वो भाला चला चला पृथ्वी पौरुष निखारता चला गया, यह भाला अनक पातकों के सब पाप तारता चला गया, यह भाला अनक पातकों के सब पाप तारता चला गया, यह भाला दूत भैरवी का रिप को संभारता चला गया, यह भाला भाग्य विधाता भारत का संवारता चला गया। और मुझे लगता है इतना ही काफी है, केवल भाले का दृश्य दिखाया। मुझे तो सुनने में भी इतना अच्छा लग रहा है, और इतना वीर रस की कविताएं तो वैसे ही अलग ही हमारी तो अब आप कहेंगी तो हम तो पूरा सुना, क्योंकि हम तो बिल्कुल आप सुनाइए, रहते हैं, पर खो गई अब सुनाइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे व्यूअर्स को भी आज के समय में ना सर, मुझे लगता है जरूरत है हमारी इस पीढ़ी को ये सब सुनाने की, ये सब बताने की, क्योंकि चलिए तो मैं थोड़ा सा और सुना देता हूँ कि उनका खड़ग दिखाता हूँ। खड़ग कैसा था? स्वागत है कि महाकाल का खप्पर भरता लोथ मांस के पिंडों से,
महाकालिका खप्पर भरता लोथ मास के पिंडों से अंशमाली को अर्घ चढ़ाता जाता अंशमाली को अर्घ चढ़ाता था शोणित के कुंडों से। अंशमाली कहते हैं भगवान सूर्य को। अंशमाली को अर्घ चढ़ाता था शोणित के कुंडों से, तो वह कपाली कहते हैं भगवान शंकर को, और मुंडमाली भी भगवान शंकर को ही कहते हैं। कि वह कपाली की भूख मिटाता सरकटे शवों के कुंड झुंडों से, और मुंडमाली की सेवा करता जाता था नरमुंडों से। मुंडमाली की सेवा करता जाता था नरमुंडों से। बैरी सेना बढ़ती जाती, कटी जाती, गिरती जाती, पी के शोणित का सागर अफरी अफरी धरती जाती। बैरी सेना बढ़ती जाती, कटती जाती, गिरती जाती, पी के शोणित का सागर अफरी अफरी धरती जाती। अरे वही दूर से फेंक भाल मेरी बाहों को छाड़ दिया। जो दूर से ललकारा जिसने यहीं से भाला मारा, वही दूर से फेंक भाल बैरी बाहों को छाड़ दिया, और जो निकट आ गया हंस लेकर घोड़े समेत धड़ काट दिया। जो निकट आ गया हंस लेकर घोड़े समेत धड़ काट दिया। कभी दौड़ जाता घोड़े संग, कभी दौड़ जाता घोड़े संग, कभी लेट कर लड़ जाता, कभी दौड़ जाता घोड़े संग, कभी लेट कर लड़ जाता, कभी उतर जाता घोड़े से, कभी कूद कर चढ़ जाता, कभी उतर जाता घोड़े से, कभी कूद कर चढ़ जाता। रणमत तांडव करता था भोले शंकर सा झूम झूम, रणमत तांडव करता था भोले शंकर सा झूम झूम। अरे लहर लहर लहराता पृथ्वी चक्रवात सा घूम, लहर लहर लहराता पृथ्वी चक्रवात सा घूम घूम। खर खर करता ये खड़ग, खर खर करता ये खड़ग, शस्त्र में घुस जाता था हच हच। खड़ खर खर करता ये खड़ग, शस्त्र में घुस जाता था हच हच। और लोथें कटकर जब गिरती थी तो ध्वनि होती थी हच हच। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे अभी भी ये कविता आपने अधूरी ही सुनाई है। नहीं, कविता तो प्रबंध काव्य है, कम से कम आप समझिए 50 पन्नों का है, मैंने आपको एक पन्ना सुनाया। अच्छा, सच में बहुत बहुत बेहतरीन आप लिखते हैं, और इतना अच्छा आप लिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं। ये केवल फाइनल बैटल का केवल एक दृश्य, फाइनल बैटल का भी पूरा दृश्य नहीं है, पूरा पूरा प्रबंध का भी तो पूरा पूरा घटनाक्रम है पूरे युद्ध का, पूरे परिस्थितियों का। और उसमें से भी जो फाइनल क्लाइमेक्स सीन है, उस क्लाइमेक्स सीन का भी केवल एक दृश्य है, केवल एक। जी जी जी, सच में बहुत बेहतरीन आप लिखते हैं, और जितनी आपकी तारीफ की जाए वो उतनी ही कम है। तो इसके साथ ही मोहित जी, आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है मंचों पर भी आपने काव्य पाठ किया है, और आप कुछ आपको सम्मान भी जो है आपको प्रदेश सरकार से भी आपको मिले हुए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आपकी पूरी साहित्यिक यात्रा रही, आपने कविताएं लिखी, आपने काव्य पाठ किए, आपका भी जैसे पुस्तक जो है उसका प्रकाशन भी बहुत जल्द होने वाला है। तो इस यात्रा में ऐसा कुछ आपको कभी लगा जो आपने महसूस किया कि मुझसे छूट गया है, या ये मैंने मिस कर दिया? शायद अगर ऐसा हो पा, तो अगर आप बताना चाहें। इस साहित्यिक यात्रा में नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता कि कुछ भी छूट गया है, क्योंकि वाणी पुत्र रहे हैं शुरू से। और क्योंकि आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने बीएड किया था जिस समय, उसके बाद अच्छा। में क्योंकि रुचि नहीं थी मुझे बिल्कुल भी जी शिक्षा में आने की, शिक्षक बनने के लिए। जी क्योंकि मैं हमेशा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहता था। देखिए कि डेस्टिनी जो है किस्मत हमें कहाँ खींच लाती है। मैंने एमबीए किया उसके बाद मार्केटिंग में, और मार्केटिंग में एमबीए करने के बाद में एक बीएड। सरकारी शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए अपॉइंट हुआ, जबकि दोनों अलग अलग विषय हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शुरू से ही माँ सरस्वती मुझे अपने आशीर्वाद की छाया में लेना चाहती थी, इसलिए जी शिक्षक के पद पे सुशोभित किया। मुझे लगता है सबसे नोबल जॉब है, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो आत्म संतुष्टि मिलती है, और क्योंकि अब इतना ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है तो बच्चों को वो भी दे पाते हैं, और बच्चों के चेहरे पर जब हमें वो आनंद लगता है जब हम उनको पढ़ाते हैं, कहानियों के माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वश्रेष्ठ बाल कहानी का मुझे कहानीकार का पुरस्कार मिला, जी तो इसी वजह से कि एक तो हमारी नरेशन की शैली है, हम लगातार शिक्षक हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, और इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान भी हो गया, तो अच्छी कहानियां भी लिख पाते हैं। तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मैं अपने कार्य को लेके। शिक्षक के तौर पर जो मेरा कार्य है,
जो भी माता लक्ष्मी की जितनी भी कृपा है, लेकिन सब कुछ चल रहा है ठीक-ठाक, और लेकिन सरस्वती माँ की कृपा से सेवा कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और कविता लिख रहे हैं, पूर्णतः संतुष्ट है। तो माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों की ही अच्छी कृपा है आप पर, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके साथ ही जो है आपकी ये साहित्यिक यात्रा बहुत अच्छी रही है। तो अंत में मैं मैंने आपकी एक कविता सुनी थी, वो भी एक शहीद के ऊपर थी, तो कैसे उसका शव जो है वो घर आता है, शायद कुछ जी, काव्यांगन के मंच पर आपसे ये कविता सुनी थी। तो मैं जी, जी। चाहती कि आप वो कविता जो है हमारे व्यूअर्स को सुनाएं। तो मतलब मुझे रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता थी, मुझे बहुत पसंद आई थी आपकी ये कविता। एक चित्र जो है वो बिल्कुल सामने आपने खींच दिया था। ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया और अपने परिचय में भी मैंने लिख के भेजा कि मैं तो अपने आप को चारण कवि कहता हूँ। शहीदों की वीरतावली है गाना ही मेरा मुख्य कार्य है। जी। हम इतने सारे गीत गज़ल सब कुछ सुनते हैं। मुझे एक दिन अपने बच्चों से बात कर रहा था मैं अपनी क्लास में बच्चों से, तो पूछा हीरोज़ के बारे में, तो उनको नहीं पता था कि कारगिल के वीर कौन है या जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जिनकी वजह से हम इस आज़ाद हवा में साँस ले पाते हैं। जी। उनके कैसे बड़े कितने जो सरहदों पर गोलियाँ खाते हैं, उनके बारे में पता नहीं, तो नई पीढ़ी को पता नहीं। तो मुझे वेदना हुई मन में कि बच्चों को पता होना चाहिए, और एक शिक्षक के तौर पे तो मेरा ये दायित्व है। जी। तो मैंने कहा कि मैं तो चारण हूँ, गाता हूँ मिट्टी हिंदुस्तानी। जी। मैं तो चारण हूँ, गाता हूँ मिट्टी हिंदुस्तानी, जिसके कण-कण में बसी हुई है कोई अमर कहानी। और रोक सको तो रोको अपनी आँखों से झरता पानी, और सुनना हो तो सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। बहुत बढ़िया। कैप्टन सौरभ कालिया की आप बात कर रही हैं। अभी मैंने आपको कविता सुनाई विक्रम बत्रा जी की। जी। कारगिल के 527 शहीदों में से कुछ शहीद ऐसे भी हैं जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके मैंने उनके अमर चरणों में अपनी काव्यांजलि अर्पित की है। उसमें से ही अभी मैंने आपको एक विक्रम बत्रा की कथा सुनाई, और एक ये सौरभ कालिया भी उसी युद्ध में शहीद हुए। तो मैं इसको छोटा करके आपको बताता हूँ कि जब वो गश्त लगा रहे थे, और गश्त लगाते में उन्होंने जब देखा कि हमारी बजरंग चोटी पे पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया है, तो कहते हैं कि जब हमारे मार्ग की अस्मिता पर कोई आँच आती है, तो कभी कोई तैयारी नहीं करता। ये नहीं कहता कि ये 50 लोग हैं, तो मैं भी 50 लोगों को बुला लूँ तब बुलाऊँगा, नहीं। वो तो सीधा भिड़ जाता है और कलेजा चीर के हाथ में दे देता है, या तो उनका ये अपना। जान अगर प्यारी होती तो पीठ दिखा भी सकते थे, बिना लड़े चुपचाप लौटकर वापस आ भी सकते थे, पर महसूस जैसे माता का दर्द नहीं हो सकता है। पर महसूस जैसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता है। तो देख के दुश्मन के घेर में बारूद बन गया लाल लहू, और फड़कती भुजा कहे इनको काटूं या आप कटूं, याद आ गई कसम वतन की सबसे पहले हिंदुस्तान। आज बड़ा खुशकिस्मत दिन है, आज फिदा है तुझ पे। आज बड़ा खुशकिस्मत दिन है, आज फिदा है तुझ पे जा। तो एक अकेला भिड़ बैठा वो पाकिस्तानी झुंडों से, और लगा कपाली, कपाली कहते हैं भगवान शंकर को, लगा कपाली नर्तन करने रक्त बीज नरमुंडों पे। और देख के हिंदुस्तानी साहस होश उड़ गया भुट्टों का। देख के हिंदुस्तानी साहस होश उड़ गया भुट्टों का। पाला आज पड़ गया देखो एक शेर से कुत्तों का। पाला आज पड़ गया देखो एक शेर से कुत्तों का। तो एक निहत्थे पर 100 के कई वार पर वार, और घर से भारत माँ के नभेदी जयकार हुए। लड़ा लड़ा और लड़ा अंत में संगीनों पर झूल गया। लड़ा लड़ा और लड़ा अंत में संगीनों पर झूल गया। धरती माता याद रही जननी माता को भूल गया। धरती माता याद रही जननी माता को भूल गया। फिर जो कुछ भी हुआ, रगों में खून था जब तक, रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया। रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया, और बदन में जान थी तब तक तिरंगा झुक नहीं पाया। बदन में जान थी तब तक तिरंगा झुक नहीं पाया। लेकिन फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानवता मर जाए। जिनेवा कन्वेंशन, तरह तरह की युद्ध नीतियां सबको ध्वस्त कर दिया गया। क्या वेदनाएं दी गई उसको, कितना टॉर्चर किया गया। ये शायद विश्व के युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ी हृदय विदारक, सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानवता मर जाएगी।
हृदय तुम्हारा फट जाएगा, सुन आंखें भर आएंगी कि दांत प्लास से खींच लिए और गरम सलाखें कानों, दांत प्लास से खींच लिए और गरम सलाखें कानों में, मानवता का कोई लक्षण नहीं दिखा है वानों में, आंख निकाली चमड़ी खींची मांस हाड़ को छोड़ गया, आंख निकाली चमड़ी खींची मांस हाड़ को छोड़ गया, उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया, उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया। उस पल हमने भारत माँ की छाती को फट से देखा, उस पल हमने भारत माँ की छाती को फटते देखा, जिस पल कैप्टन सौरभ को तिल तिल कर कटते देखा, जिस पल कैप्टन सौरभ को तिल तिल कर कटते देखा। तो नमन तुझे है वीर सनातन मान बचाने वाले। वो कहते हैं ना कि तिल तिल कर कटते क्यों देखा, कि कटे हाथ तो फिर अपने पैरों से, भारत के वीर हैं ये। आप अंदाजा लगाइए कि टुकड़े टुकड़े कट रहा है, लेकिन फिर भी उनकी शर्त नहीं माना, 21 दिन तक उनके कैद में है और प्रतिदिन उसको टुकड़े टुकड़े करके काटा जा रहा है। तो कि कटे हाथ तो फिर अपने पैरों से रण करते हैं। कौन है भारत के वीर? कटे हाथ तो फिर अपने पैरों से रण करते हैं, पैर कट गए तो अपने मुंडों से रण करते हैं। गोरा बादल की कहानी याद करते हैं कि पैर कट गए तो अपने मुंडों से रण करते हैं, और मुंड कट गया तो फिर इनकी चोटी रण करती है। मुंड कट गया तो फिर इनकी चोटी रण करती है। तिल तिल कटने पर बोटी बोटी रण करती है, तिल तिल कटने पर बोटी बोटी रण करती है। तो नमन नमन हे वीर धराका मान बचाने वाले, नमन नमन हे वीर धड़ाका मान बचाने वाले, नमन तुझे है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले। बहुत बहुत ऐसी रचना बिल्कुल कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनते हुए, और ऐसी गौरव गाथा जो हमारे, अब मैं कहूँ तो हमारा समाज इससे बिल्कुल अनजान बैठा है, और आप ये बहुत एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि लोगों तक इन बातों को, इन कहानियों को, ये जो चीज़ें हैं, जो सच्ची घटनाएं हैं, जो बिल्कुल उन तक पहुंचनी चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस पर ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने झंडा फहरा दिया, सच्ची देशभक्ति ये है बिल्कुल जो आप कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो इसके साथ ही अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश। जी 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 साहित्य टॉक के सभी सम्मानित दर्शकों, आपको सबसे पहले तो जैसे कि पूर्व में मैं प्रणाम, दोबारा से प्रणाम निवेदित करता हूं आपको, और आपको जैसा कि आपका आदेश हुआ है कि क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहता हूं कि आज स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर जब आपने मुझे आमंत्रित किया है, तो बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने सच्चे हीरोज को पहचानिए, अपने गौरव का आनंद लीजिए। स्वतंत्रता के आप जब भी आप अपना पुराना इतिहास उठा के देखते हैं, एक तो स्वतंत्र हो गए हम, उसके बाद आपकी जो सिलेबस की किताबें हैं उनमें एक इतिहास लिखा हुआ है, और एक सच्चा इतिहास भी है। तो सच्चे इतिहास के बारे में जानिए, अपने सच्चे हीरोज के बारे में जानिए, जब आपको ये बताया गया है कि आप हमेशा गुलाम रहेंगे, ऐसा नहीं, हम कभी भी गुलाम नहीं रहे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत के वीरों को गुलाम बना पाता। अरे शेर भरत वंश की औलादे हैं, शेर के जबड़े फाड़ने वाले लोग, हमको कौन गुलाम बना सकता है? ईरान से लेके अफगानिस्तान से लेके ईरान तक, और इधर क्या कहते हैं पूरा बर्मा से लेके आगे तक, और ऊपर तिब्बत से लेके और नीचे श्रीलंका तक हमारी सीमाएं फैला करती। तो इस इतिहास को जानिए, सच्चे इतिहास को पढ़िए, अपने हीरोज को कद्र कीजिए। और एक बात और ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं को, अगर हमारे व्यूअर्स में कुछ महिलाएं हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, तो उनसे जरूर खास तौर पे निवेदन करना चाहता हूं कि बेटियों को आगे आना, महिलाओं को आगे आना होगा। हमारे भारतीय इतिहास में हम कहते हैं कि वीरों की धरती, नहीं, ये वीरों की नहीं, ये वीरांगनाओं की है। वीरांगनाओं की धरती है, वीर प्रसवनी माताएं थी, तभी उन्होंने वीर पुत्रों को जन्म दिया। कहानी आती है हमारे लिए आला उदल की कहानी, उनकी माता अजब दे, उनको पता है कि जब भी आला और उदल चंदेल राजवंश में अपने महुआ को छोड़कर गैरवाल राजवंश में जयचंद की सेवा में चले गए हैं, और पृथ्वीराज का आक्रमण महुआ पे होता है, और लेकिन वो रुष्ट हैं
और जयचंद के राज्य में चले गए हैं, और जैसे और उनके परमर्दी देव जब उनको भेजते हैं चिट्ठी कि आओ, राष्ट्र संकट में है, पृथ्वीराज का आक्रमण हुआ है, तो वो मना कर देते हैं। लेकिन उनकी माँ अजब देव उनसे कहती है कि नहीं, ये आपसी वैमनस्य का समय नहीं, ये समय है, आपकी मातृभूमि आपको पुकार रही है, आपका महोबा आपको पुकार रहा है, आप जाओ और युद्ध करो। भले ही पृथ्वीराज, वो जानती है जब कि पृथ्वीराज चौहान की सेना आ रही है, धरती की सबसे बड़ी सेना है, मेरे बेटे बचेंगे नहीं, लेकिन वो फिर भी बेचती है। कहते हैं कि इला नदेनी अपनी, राजस्थानी भाषा में कहावत आती है, इला नदेनी अपनी हालरियो होल राय, और पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए, कि माँ बच्चों को पालने में सिखा देती है कि बेटा धरती मत दे देना अपनी, चाहे कट जाना चाहे मर जाना, लेकिन धरती मत दे देना। तो माए ऐसी हुआ करती थी, पन्ना ढाई जैसी दाइयां हुआ करती थी जो अपने बेटे को कटवा देती थी। हाड़ा हाड़ा रानी, सहल कंवर जैसी रानियां हुआ करती थी कि जिनका पति जब युद्ध में जाने से मना कर देता है, अपनी पत्नी के सौंदर्य के मोह पाश में बंध के, तो वो उसको याद कराती है, उसके गौरव की याद दिलाती है कि तुम्हारे पूर्वजों ने वो कुर्बानियां दी है कि आज तुमको सेना में सबसे आगे लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ है, इसको ऐसे मत जाने दो, नहीं तो तुम्हारे जो आगे आने वाली संततियां होंगी वो ये कहेंगी कि हमारे पूर्वज इतना निकम्मा निकल गया कि जो युद्ध में नहीं गया और सेना में सबसे आगे लड़ने का अधिकार हमसे छिन गया। और जब वो मांगता है निशानी कि अब मुझे कोई निशानी दे दो, तो अपना शीश काट के दे देती है कि ये अभी जब युद्ध में जाने से पहले ही मेरे सौंदर्य पास में इतना बना हुआ है, क्या गारंटी है इस बात की कि युद्ध में लड़ पाएगा। अपना शीश काट के दे देती है। और फिर वो रतन सिंह, वो सलूम्बर का अधीश रतन सिंह अपने शीश में उस हाड़ा रानी सहल कंवर के की गर्दन को बांध के उस दिन उसने वो मृत्युंजय बन के, ऐसा लग रहा था कि वो युद्ध नहीं कर रहा है, भगवान शंकर स्वयं अपना पिनाक धनुष लेकर उस युद्ध में रण कर रहे हैं। ऐसा युद्ध किया। तो महिलाएं डिक्टेट कर रही थी, महिलाएं आगे थी, महिलाएं बताती थी कि आपको क्या करना है। आज तो जब हम आपका पति गेट पर खड़ा हो जाए, आपका भाई, आपका बेटा अगर गेट पर खड़ा हो जाए, गली में लड़ाई हो रही हो, तो आपकी स्त्री कह देती है कि अंदर आ जाओ, आप क्या करो, वहां पे जाके पत्थर लग जाएगा आपको। लेकिन पहले कहती थी कि जा अपने कर्तव्य का पालन कर, न्याय कर वहां पे जाके। तो महिलाएं ऐसी हुआ करती। निवेदन यही करना चाहता हूं आपके दर्शकों से कि महिलाओं को आगे आना होगा। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो अगर पत्नी ये कह दे कि एक फूटी कौड़ी, 1 रुपया मुझे तुम्हारे भ्रष्टाचार का नहीं चाहिए, या तो तुम्हारे भ्रष्टाचार की कमाई इस घर में रह सकती है या मैं रह सकती हूँ, तो भारत भ्रष्टाचार से मुक्त है। बहुत बहुत अच्छा संदेश। और सिर्फ हमारे वीरों की बात क्यों करें, हम वीरांगनाओं की बात करें। हम केवल वीर बनना या देशभक्ति करना सिर्फ पुरुषों की ही, उनका ही कर्तव्य नहीं, स्त्रियों का भी, माताओं का भी है, बहनों का भी है। और बहुत सच्ची बात कही, अगर स्त्रियां सहना बंद कर दें तो कहीं ना कहीं जो है वो भ्रष्टाचार से, हर बुराई से जो है मुक्त होना एक दिन में कुछ भी चीज़ नहीं होती है, शुरुआत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ही सब बदलेगा। और बहुत अच्छी बात कही। और जैसा आप हमारी भावी पीढ़ी को, जो आपने ये जो बीड़ा उठाया है, आप जो है सबको जागृत कर रहे हैं, तो आपके लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत ना सही पर हौसला होगा जरूर। कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत ना सही, हौसला होगा जरूर। और इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो देखना, तय समंदर तक एक दिन फासला होगा जरूर, तय समंदर एक दिन फासला होगा जरूर। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, हमारे पूरे मंच की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जो कार्य इतना अच्छा कर रहे हैं उसको इसी तरीके से करते रहें। और बिल्कुल मन नहीं भरा है आपकी कविताओं से, और ऐसे मन हो रहा है कि सुनते रहें, और बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही है। आपकी रचनाओं से अभी हमारा इतना मन नहीं भरा है, लेकिन घड़ी की टिक टिक कुछ कहती है और हम थोड़े समय से बंधे हुए हैं। तो अब हमें बिल्कुल विदा लेनी होगी, और अब विदा लेने का समय आ गया है। तो साहित्यिक टॉक विद गरिमा के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम आपसे विदा लेते हैं अगले रविवार तक। मुझे आवाज नहीं आ पा रही है आपकी लगातार। हाँ, पता नहीं क्या, शायद मुझे एक कॉल आया था उसकी वजह से मुझे लगता है कि म्यूट तो नहीं हो गया सर मेरे पास से, तो जो है
आप एक बार आवाज, आवाज शायद सुनाई दे आपका रही। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है सर? मैं इसको डिस्कनेक्ट करके देखता हूँ डिस्कनेक्ट ईयरफोन हो को। गया है शायद से। जी अभी, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी, तो अभी हम अपने व्यूअर्स से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर जुड़ेंगे जाने माने साहित्यकार के साथ और उनके साथ चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत